बहुत लोग वन शॉट वाले थे, तो आज वन शॉट खत्म हो गया होगा। वो एक्चुअली में होता है यार, वो चीजें नहीं बन पाती हैं। हेडिंग डालिएगा हाइड्रोकार्बन्स। देखिएगा बेटा, अगर हाइड्रोकार्बन में बात करेंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन से बने कंपाउंड, यानी इसका मतलब इसके अंदर तीन चीजें हमारे पास है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस। तो एक एक करके स्टार्ट करते। पहला पोर्शन है, अगर बात की जाए एल्केन्स की, बेसिक बातें ये सब आपको मालूम है, थोड़ा सा जल्दी काम कर देंगे। एल्केन्स की अगर बात करेंगे तो जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। एल्केन्स के लिए अगर कहा जाए तो इन्हीं को बेटा अपन बोलते हैं पैराफिन्स। कोशिश करना है कि जो पढ़ते जाना है उसको याद करते जाना है। क्या बोलते हैं? पैराफिन्स। पैराफिन्स अगर कह रहे हैं तो जो हमारे पास एल्केन है, एक्चुअली में अगर मैं लूं सेकेंड होमोलो, इथेन लेता हूं, बात को समझना। पैराफिन्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होता है, इसमें पोलर बॉन्ड नहीं होता एक प्रकार से। अब यहां पर जब भी हमें रिएक्शन करानी पड़ेगी एल्केन की, तो हमें याद रखना है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, कार्बन और कार्बन का बॉन्ड अगर तोड़ना है और कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ना है, दो प्रकार के बॉन्ड है जिनको तोड़ सकते हैं, CH या CC। सीधा सा फंडा होता है, CC बॉन्ड जो होता है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होती है विद रिस्पेक्ट टू CH बॉन्ड। तो ज्यादातर रिएक्शन में कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेंगे? कार्बन और हाइड्रोजन। बना लीजिए। तो जो मैक्सिमम रिएक्शंस होंगी उसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करेंगे, उसके आधार पे रिएक्टिविटी तय करेंगे। तो CH बॉन्ड जल्दी टूटेगा। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, पाई वाई बॉन्ड है नहीं, इसका मतलब ज्यादातर ये कौन सी रिएक्शन को परफॉर्म करेगा? फ्री रेडिकल, क्योंकि बॉन्ड का फिजन कैसा होगा? होमोलिटिक, है ना। अगर बात की जाए फिजिकल स्टेट की, तो C1 से C5 तक, यानी एक कार्बन से लेकर 5 कार्बन तक के जो एल्केन्स हैं वो गैसियस अवस्था में रहते हैं। C6 से C17 तक लिक्विड, और C17 के ऊपर का मामला सब सॉलिड। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा, फिजिकल स्टेट चेंज होती जाएगी। पहली रिएक्शन अगर बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हेलोजिनेशन, बार बार यूज होता है। हटाया जाए, हेडिंग डालिए केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहली रिएक्शन अपने को पढ़नी है एल्केन्स में, हेलोजिनेशन। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, हेलोजिनेशन का मतलब है
कि एल्केन है और अभी मैंने बोला है कि कौन सा बॉन्ड तोड़ना आसान है, CH, तो मैं RH करके लिख दे रहा हूं उसको, ठीक है ना। और इसकी रिएक्शन हमने हेलोजन के साथ कराई इन प्रेजेंस ऑफ, नॉर्मली अगर बोले तो सनलाइट, वरना टेम्परेचर हाई ले लें। बॉन्ड तोड़ना होमोलिटिक फिजन से, तो प्रोडक्ट के रूप में H हट जाएगा और X आ जाएगा, तो RX और प्लस HX। अदला बदली हुई है, इसलिए रिएक्शन का नाम है सब्स्टिट्यूशन, और बनेगा होमोलिटिक फिजन से फ्री रेडिकल, तो इसका नाम होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या नाम होगा बेटा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब अगर हमें हेलोजिनेशन कराना है तो हमारे पास दो चीजें हैं, एक है एल्केन और दूसरा है हेलोजन। अगर हम हेलोजन की बात करें तो रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है, सबसे जल्दी फ्लोरीन रिएक्ट करता है, फिर Cl2, फिर Br2 और फिर I2। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है। फ्लोरिनेशन सबसे पहले होगा, Cl जोड़ोगे तो क्लोरिनेशन, Br जोड़ोगे तो ब्रोमिनेशन और I जोड़ोगे तो आयोडीनेशन। अगर हम एल्केन की रिएक्टिविटी की बात करें हेलोजिनेशन के रिस्पेक्ट में, तो हमें याद रखना है कि इस रिएक्शन में जो हमारे पास इंटरमीडिएट बनता है, देखो हर रिएक्शन का एक मेन पार्ट आपको पता होना चाहिए, इंटरमीडिएट क्या बनता है। तो यहां पर इंटरमीडिएट R फ्री रेडिकल बनता है, तो इसका मतलब हमारा इंटरमीडिएट क्या होगा बेटा? फ्री रेडिकल होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन टूवर्ड्स हेलोजिनेशन, यहीं से पहला सवाल आपका क्लियर हो जाएगा। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट बोले, और इंटरमीडिएट कौन है? R फ्री रेडिकल। यानी जितना ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा उस कार्बन से जुड़ा H जल्दी टूटेगा और वहां हेलोजिनेशन सबसे पहले होगा, सबसे जल्दी होगा। तो जब भी एल्केन की रिएक्टिविटी आए टुवर्ड्स हेलोजिनेशन, याद रखना है स्टेबिलिटी ऑफ R फ्री रेडिकल। कभी भी हेलोजन के लिए अगर बात की जाती है तो आपके मन में एक सवाल ये होगा कि सर आयोडीन के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तो बहुत कम है, तो आयोडीनेशन जल्दी होना चाहिए था ना। बोलो सर। तो इसका मतलब सीधा सा है, जब भी हेलोजन की बात करते हैं तो हम एक टर्म यूज करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोला जाता है? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब एक्टिवेट करना। दो प्रोसेस हैं, पहला जल्दी से फ्री रेडिकल में टूटे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आए, उसका फैक्टर, और दूसरा दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा, तो जब रिएक्ट करेगा तो एल्केन से H को निकालेगा वहां पे। तो दोनों स्टेप मिलाए जाते हैं और दोनों के एनर्जी को जब मिक्स किया जाएगा, यानी उन दोनों का सम जहां कम होगा, बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी कम है। तो कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? रिएक्टिविटी। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं फ्लोरीन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या रहती होगी? कम, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है? ज्यादा। ठीक बात है, अभी दिख भी जाएगा आपको। तो इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मत समझना, ठीक है ना।
अच्छा, एक बात बड़ी क्लियर है, अपन होमोलिटिक फ्यूजन करा रहे हैं, यानी हमको ठीक ठाक टेम्परेचर चाहिए, बोलो बेटा, या सनलाइट की प्रेजेंस हो, और या होमोलिटिक फ्यूजन में बात किए थे पर ऑक्साइड ले लोगे तो वो फ्री रेडिकल आसानी से बनाना शुरू कर देगा। एक रिएक्शन पकड़ते हैं, यहां तक क्लियर है मामला। चलिए सर, मान लीजिए आप सबने पढ़ा है, मीथेन लिया और Cl2 के साथ कराया, यहां अभी सनलाइट ले रहे हैं तो बनेगा CH3Cl प्लस HCl। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म 3 भागों में बटी हुई है। मैकेनिज्म का पहला स्टेप है स्टेप 1, जिसे कहते हैं इनिशिएशन। एल्केन तो रिएक्ट करना चाहता नहीं, तो इसका मतलब है कि पहले किसी को इनिशिएट होना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन कार्बन और CH बॉन्ड नॉन पोलर है, बोलो बेटा, इसका मतलब सीधा सा है वो अपने आप टूटने वाले नहीं है, तो किसी को तोड़ने के लिए आना पड़ेगा, तो वो जिम्मेदारी हेलोजन उठाएगा। तो Cl2 जो है, अभी हमारे पास सनलाइट है, इसकी प्रेजेंस में किसमें टूटेगा? Cl फ्री रेडिकल। क्लियर है मामला? पहला स्टेप है इनिशिएशन। स्टेप 2, प्रोपोगेशन, यानी रिएक्शन को अब आगे बढ़ाया जाए। ये इंटरमीडिएट नहीं है, इनिशिएटर है रिएक्शन को शुरू कराने के लिए। प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन स्टेप बहुत बढ़िया है, देखते जाना। हमारे पास ये एल्केन है, CH बॉन्ड है, Cl फ्री रेडिकल बना है, वो यहां से H फ्री रेडिकल को बाहर निकालेगा, तो उसके साथ मिलकर बना लेता है HCl, तो क्या छोड़ देगा? CH3 फ्री रेडिकल। क्लियर है मामला? अब ये बताओ, क्या यही हमारा इंटरमीडिएट है? इसी को अपन बोल रहे हैं R फ्री रेडिकल। ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी जल्दी रिएक्शन आगे बढ़ेगी। तो अगर कल को मेरे पास कार्बन का एक बड़ा सा गुच्छा टाइप का है, तो वहां पर मैं ये खुद समझ जाऊंगा कि मुझे H कहां से निकालने पर ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल मिलता है। अपने को पता है 3 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है 1 डिग्री से। क्लियर है मामला? तो वहां पे ये अपने हिसाब से पहले कहां से निकालेगा ये समझ में आता है। जैसे ही CH3 फ्री रेडिकल बन जाएगा, और ये सबसे खूबसूरत पार्ट है इस रिएक्शन का, Cl2 का दूसरा मॉलिक्यूल आता है, फ्री रेडिकल की रिएक्टिविटी ज्यादा है, वो यहां से Cl फ्री रेडिकल को ले लेगा, तो बनाएगा CH3Cl प्लस Cl फ्री रेडिकल। अब मेरी बात सुनो जरा, क्या Cl फ्री रेडिकल जो बना फिर वापस आ जाएगा रिएक्शन में? क्यों भैया? क्या वो इस रिएक्शन में फिर वापस आ जाएगा? तो क्या चेन रिएक्शन चल रहा है, यानी कि फिर मीथेन के दूसरे मॉलिक्यूल को करेगा? तो ऐसा जो तुम्हारे मन में होता है ना कि फ्री रेडिकल बनाएंगे तो होमोलिटिक फिजन में एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है, कितना मॉलिक्यूल तोड़ दोगे तो काम बन जाएगा? एक। नहीं समझे तुम? एक मॉलिक्यूल अगर टूट गया तो हमारा काम आसानी से होना शुरू हो जाए। क्लियर है मामला? बना लीजिए सर, ये है प्रोपोगेशन स्टेप। स्टेप नंबर 3 ये कहता है कि जो कुछ अब हो गया है उसको हटाओ, यानी लपेटो सामान। स्टेप 3 कॉल्ड टर्मिनेशन। टर्मिनेशन स्टेप का मतलब है कि जो भी फ्री रेडिकल है वो जुड़ जाएंगे अपने पास। तो ये बताओ क्या क्या यहां बना है, पॉसिबिलिटी देखो। क्या CH3 फ्री रेडिकल दिख रहा है? Cl फ्री रेडिकल दिख रहा है? ये आपस में जुड़ के क्या बनाएंगे? CH3Cl।
CH3 फ्री रेडिकल दिख रहा है, CH3 फ्री रेडिकल दिख रहा है, ये आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। Cl फ्री रेडिकल दिख रहा है, Cl फ्री रेडिकल दिख रहा है, ये आपस में जुड़ के वापस क्या बना सकते हैं? Cl2। लेकिन जब लास्ट में देखा जाता है तो मेजर प्रोडक्ट के रूप में ज्यादा बनता हुआ कौन दिखता है? CH3Cl। इसलिए आप अपनी रिएक्शन के प्रोडक्ट में क्या लिखते हैं बार बार? CH3Cl। क्लियर है मामला? बाकी बाई प्रोडक्ट है, थोड़ा थोड़ा ये भी बन रहा हो, ठीक है ना? इस पूरी मैकेनिज्म का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है स्टेप 2, प्रोपोगेशन। और वो ये स्टेप ये कहता है कि एल्केन से H वहां से हटाओ जहां से स्टेबल R फ्री रेडिकल बने। कुल मिला के पूरी कहानी सिर्फ और सिर्फ ये। ठीक बात है? तो एक बात हमको ये बताइएगा, अगर मुझे कभी प्रोडक्ट बनाना है तो इसका मतलब वो ये मुझसे बोलेगा कि आप क्लोरीनेशन कराओ या ब्रोमिनेशन कराओ। तो अगर आप करा रहे हो तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि आप प्रोडक्ट क्या बनाओगे, हर जगह से नहीं निकालोगे, वहां से निकालोगे जहां से H निकालने पर स्टेबल फ्री रेडिकल बने। क्लियर है? वहीं Cl जोड़ दोगे। एक और बात, ये रिएक्शन रुकती नहीं। क्यों? CH3Cl बन जाएगा तो इस बात की क्या गारंटी है कि अब CH3Cl से H फ्री रेडिकल नहीं निकलेगा, यानी कि जो हेलोजिनेशन है वो आगे बढ़ता चला जाता है। इसलिए आपके पास जब भी लिख कर आएगा वहां लिखा होता है मोनोक्लोरिनेशन, मोनोब्रोमिनेशन। क्लियर है मामला? तो ये बात ध्यान रखनी है। हटाया जाए, एक सवाल लिखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following is maximum reactive towards chlorination या towards monoclorination? ये लो, टेंशन ही खत्म। मोनोक्लोरिनेशन। पहला ऑप्शन आपको दिया गया मीथेन, दूसरा ऑप्शन है इथेन, तीसरा ऑप्शन है प्रोपेन, चौथा ऑप्शन है आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन। क्या एल्केन की रिएक्टिविटी इस बात पर निर्भर कर रही है कि वो कितना ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बना सकता है? बोलो बेटा। अगर मेरे पास मीथेन है, देखो पहली क्लास है तो इसलिए अभी ज्यादा ये तेज नहीं है, ये धीमा ही है, फिर अभी तेज बताएंगे क्या होता है। मीथेन जो है इससे यार अपन H निकालें तो एक ही पॉसिबिलिटी है, CH3 फ्री रेडिकल बनेगा। इथेन की बात करें, यहां से H फ्री रेडिकल की तरीके निकाला तो इंटरमीडिएट बना CH3, CH2 फ्री रेडिकल। अल्फा हाइड्रोजन कितने आए? 3। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। अगर प्रोपेन की बात की
तो समझदारी की बात है कि अपन कहां से निकालें, तो बीच वाले कार्बन से निकालें तो बढ़िया रहेगा, 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा। तो भाई साहब अल्फा हाइड्रोजन 6। मैं अल्फा हाइड्रोजन पे जोर इसलिए दे रहा हूं कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पे ज्यादा जोर नहीं है। कल को हो सकता है सभी 2 डिग्री हो, कल को हो सकता है सभी 3 डिग्री हो। तो आपको ध्यान रखना है कि स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल किस पर निर्भर करता है, अल्फा हाइड्रोजन पर। बेटा आइसोब्यूटेन की अगर बात करें तो CH3 C CH3 CH3 और यहां H है, इसको निकालें अगर तो क्या 3 डिग्री फ्री रेडिकल बन रहा है। और ये सबसे ज्यादा स्टेबल इसलिए होगा क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन 9 है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, 4th पार्ट। क्लियर है मामला, क्योंकि रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ आर फ्री रेडिकल। देखो हर रिएक्शन की एक जान है, तो आपको ये याद रखना है इस हेलोजिनेशन रिएक्शन की जान 2 लोगों पर निर्भर करती है, एक हेलोजन और दूसरा फ्री रेडिकल। तो यहां पर अगर क्लोरीनेशन बोल दिया तो हेलोजन फिक्स हो गया, यानी कि अपन को क्या देखना है, अपने को यह देखना है कि फ्री रेडिकल कौन ज्यादा स्टेबल बना रहा है, खत्म बात। अब ऐसे दसियों सवाल आ सकते हैं, आपको दिया जाएगा, आपको फ्री रेडिकल देखना है कहां से स्टेबल है। अच्छा ये अपने पास अपनी बुद्धि लगानी है क्या, ये सब नहीं जाना है कि 1 भी बन सकता है 2 भी बन सकता है, जो सबसे बढ़िया है वो वाला बना के रख देना, ठीक बात है। फ्री रेडिकल जब भी बनाना, रीअरेंजमेंट के बारे में तब तक मत सोचना जब तक रेजोनेंस ना हो। क्या फ्री रेडिकल जब भी बनाना, रीअरेंजमेंट के बारे में तब तक मत सोचना जब तक कि रेजोनेंस ना हो। ये आने वाले समय में काम आने वाली चीज है, याद रखना। नीचे लिखो कि फ्री रेडिकल अगर रेजोनेंस है तो रीअरेंज हो सकता है या होता है, हो सकता क्या होता है, होता है। अगर रेजोनेंस है तो फ्री रेडिकल रीअरेंज होता है। आगे ये बात काम आएगी, अभी के लिए मामला नॉर्मल। चले, फ्लोरिनेशन और आयोडीनेशन में खतरा है। क्या खतरा है, मीथेन लिया फ्लोरीन के साथ कराया, सुनो अंधेरे में रिएक्ट कर जाता है, नहीं समझे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जबरदस्त, लाइट वाइट की कोई जरूरत नहीं है, अंधेरे में रिएक्ट करता है और मीथेन को सब कुछ उतार लेगा इससे, यानी कि कार्बन ब्लैक कोयला बनाकर छोड़ता है। क्या बनाकर छोड़ता है, कोयला बनाकर छोड़ता है। साथ में क्या बनेगा, HF। क्लियर है बात, क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव आदमी भी हमारे लिए बेकार है। अपन को चाहिए था मोनोफ्लोरिनेशन, मोनोक्लोरिनेशन, ये कराना है। ये मोनो नहीं है, अंधेरे में रिएक्ट करते हैं और मामला निपटा देते हैं, ठीक बात है। नीचे लिखिएगा, अब इसको अगर हमें कंट्रोल करना है तो हम क्या करें, समझना और तुम पकड़ लोगे। लिखो, एनसीईआरटी में लिखा है और पूछा जाता है, फ्लोरिनेशन अकर्स इन डार्क, फ्लोरिनेशन अकर्स इन डार्क and controlled by and controlled by
inert gas N2 and controlled by inert gas N2। यानी अगर मुझे कंट्रोल करना है, ये तो मान नहीं रहा, ये तो लपेट देगा, तो अगर फ्लोरिनेशन कराना है तो डार्क में होगा। क्यों? लाइट तो रखना ही मत, लाइट रखे तो और रिएक्ट हो जाएगा। और यहां पर अपन को क्या रखना पड़ेगा? N2 गैस। क्यों रखनी पड़ेगी? सुनो, मीथेन एक कार्बन का एल्केन है यानी गैस, फ्लोरीन गैस। अगर तुमने रिएक्शन कराते कराते इसमें क्या डाल दी? इनर्ट गैस। इनर्ट गैस इसलिए कि रिएक्ट ना करे किसी के साथ। इनर्ट गैस अगर भरी तो जाहिर सी बात है रिएक्शन का इक्विलिब्रियम जो है, बात को समझिएगा। तो अब ये जो रिएक्टिविटी है, इनर्ट गैस जब आएगी तो वो प्रेशराइज करेगी इसको और इसकी रिएक्टिविटी को क्या कर देगी? कम कर देगी। क्लियर है मामला? तो इसलिए यहां पर हमें क्या रखना पड़ता है? N2 गैस एज अ इनर्ट। क्लियर है मामला? नीचे लिखोगे इनर्ट गैस और इनर्ट मीडियम कंट्रोल फ्लोरिनेशन। अगली कहानी देखिए, कौन है? मीथेन। कराने जा रहे हैं क्लोरिनेशन। Cl2 के साथ कराया, टेम्परेचर रखा 300 डिग्री सेल्सियस, केवल ये दिखाने के लिए, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ये आपको समझना है। 300 डिग्री सेल्सियस रखा, बॉन्ड तोड़ ले आराम से, बोलो फ्री रेडिकल बना ले, टेम्परेचर हाई चाहिए होगा। तो यहां पर हमारे सामने प्रोडक्ट में क्या बनेगा? CH3Cl और HCl। बनाइए पहला प्रोडक्ट 300 डिग्री सेल्सियस पे। अभी हमने किसी की मदद नहीं ली, टेम्परेचर हमने थोड़ा सा कम किया, 150 डिग्री सेल्सियस किया, तो हमें जरूरत पड़ेगी TeL की, टेट्रा एथिल लेड। टेट्रा एथिल लेड। अब सुनना जरा, टेट्रा एथिल लेड होता है C2H5 का होल 4 Pb। ये यहां से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को परफॉर्म कराएगा और आपका काम हो जाएगा। मैं HCl नहीं लिख रहा हूं, मोनोक्लोरिनेशन CH3Cl। बात हम लोग मोनोक्लोरिनेशन की ही करेंगे। टेम्परेचर और कम करना है तो फ्री रेडिकल बनाने के लिए और मदद चाहिए, तो भाई साहब अब टेम्परेचर कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस। कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। इस इतने कम टेम्परेचर पे काम करना है तो अब क्या लेना पड़ेगा? पर ऑक्साइड। क्लियर है मामला? पर ऑक्साइड क्या करता है? पर ऑक्साइड खुद ही फ्री रेडिकल में टूट जाएगा। तो ROOR पर ऑक्साइड है, RO फ्री रेडिकल में टूटेगा तो तुम्हारे Cl2 को का जो टूटना है वो पहले से काफी आसान हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां से भी आपको CH3Cl मिलेगा। Cl2 लिया, कोई टेम्परेचर नहीं तो अब लाइट का प्रयोग करें, तो डिफ्यूज्ड सनलाइट ली। सनलाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म परफॉर्म करेगी और बनेगा CH3Cl। बन वही रहा है, बस धीरे धीरे टेम्परेचर गायब करते जा रहे हैं। ठीक बात है? यहां तक मामला समझ में आता है? नॉर्मली जब HNU लिखा होता है, देखो डिफ्यूज सनलाइट लिखा हो या HNU लिखा हो, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना?
यानी इतनी एनर्जी दे रहे हो कि फ्री रेडिकल में टूट जाए। लेकिन अगर तुम नहीं माने और तुमने दोपहर के 12 बजे इंटेंसिव सनलाइट और इंटेंस कर दिया, देखते हो ना, वो देखा होगा तुमने, लेंस लेके उसके ऊपर लाइट डाली, माचिस की तीली रखी, तो क्या कर रहे हो, उसको और इंटेंस कर रहे हो, माचिस की तीली जलना शुरू कर देती, नॉर्मल नहीं जलता। वही कर रहे हो तुम यहां। तो इसका मतलब अब तुम भड़का रहे हो, अब तुमने क्लोरीन को पागल कर दिया, यानी कि बॉन्ड दनादन टूटेंगे। तो इसका मतलब ये भी फ्लोरीन की तरीके ही काम करेगा और ये भी सब कुछ उतार लेगा, कार्बन ब्लैक बनेगा यहां। अब क्लोरीनेशन नहीं होगा। तो ये वाली रिएक्शन याद रखना, अगर कभी लिखकर आ जाए इंटेंसिव सनलाइट तो सारा खेल खराब हो जाएगा। तो यहां मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर कम करता जा रहा हूं, मुझे साथ में किसी चीज की जरूरत पड़ रही है ना। जैसे क्लोरीन रिएक्ट करता है वैसे ही सेम एज Br2 भी रिएक्ट करता है। तो ये सारी कहानी Cl2 की जगह Br2 लिख दोगे, सारे लोग वही रखो, सेम रहेगा, सेम एज Br2 रिएक्ट। ठीक बात। चौथा आदमी आता है, Cl2 Br2 फिर भी ठीक ठाक आदमी है, उनसे तो समझ ही रहे हो मामला गड़बड़ है। चौथा है आयोडीनेशन, हटाया जाए। अगर मान लीजिए आयोडीनेशन कराने जा रहे हैं तो मीथेन लिया, ये सब बातें हम लोग कर भी चुके हैं। I2 के साथ रिएक्ट कराया, मेथिल आयोडाइड और HI बना। HNU लिख दे रहे हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में कर रहे हैं। HI बन गया, जैसे ही मामला गड़बड़ा गया। ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। और ये अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये रिएक्शन को किधर ले जाने का प्रयास करेगा, बैकवर्ड। ये रिएक्शन की डायरेक्शन क्या कर देगा, उल्टी। प्रोडक्ट को रिड्यूस कर करके वापस फेंकने लगेगा, तो रिएक्शन ही नहीं होगी फिर इसका मतलब। तो इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट को किनारे लगाने का तरीका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले आओ, दोनों रिएक्ट करके मर मिटेंगे आपस में। तो इस रिएक्शन को, यानी अगर आयोडीनेशन कराना है, अगर आयोडीनेशन कराना है तो क्या रखना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिक्वायर्ड। आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होगा। एनसीईआरटी कहती है HiO3 ले लो, HiO4 ले लो, HNO3 ले लो, इनमें से कुछ भी लोगे, ये सभी लोग किसको लपेटना शुरू कर देंगे, HI को। और जैसे ही HI को ले जाएंगे वैसे ही प्रोडक्ट साइड कमजोर होने लगेगी, प्रोडक्ट में कम होने लगेगी मात्रा। लीच एटलियर आके रिएक्शन को कहां भेजना शुरू करेंगे, फॉरवर्ड। क्या बात समझ में आती है? तो आपकी रिएक्शन आसानी से प्रोसीड हो जाएगी। क्लियर है मामला? तो दो फायदे होंगे, एक तो प्रोडक्ट भी बनेगा और ज्यादा भी बनेगा। तो यहां ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू लीच एटलियर प्रिंसिपल। ये मामला है आयोडीनेशन का।
क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए हाइड्रोजन को हटाते हैं, Cl फ्री रेडिकल हटाएगा। तो अपन बोल रहे थे ना अभी कि जो ज्यादा स्टेबल वाला हो वो निकाल लेना चाहिए। तो यहां पर अगर हम बात करें कि रेट क्या है, तो उसका एक परसेंटेज है, लिखिएगा। रिलेटिव रेट कभी कभार आ जाता है, टू ईज ऑफ हाइड्रोजन रिमूवल, यानी हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए एज अ फ्री रेडिकल रेट क्या है। अगर हम क्लोरीनेशन करा रहे हैं और ब्रोमिनेशन, देखो अब हम किसकी बात नहीं करेंगे, फ्लोरिनेशन और आयोडीनेशन, वो फालतू की बात है, कोई मतलब है नहीं, जबरदस्ती कराने वाला सौदा है। तो आसानी से Cl2 और Br2 के लिए कराते हैं। तो जाहिर सी बात है जब भी आप हाइड्रोजन निकालेंगे तो या तो आप 1 डिग्री हाइड्रोजन निकाल रहे होंगे, या 2 डिग्री, और या 3 डिग्री। तो इनके लिए एक रेशियो दिया है, वो रेशियो ये है कि क्लोरीनेशन के लिए है 1:3.8:5, और ब्रोमिनेशन के लिए है 1:82:1600। सॉरी, ये दोनों अलग अलग है ना, ध्यान रखना। कैसे देखना है बात करेंगे। बढ़िया चीज है दोस्त। क्लोरीनेशन में जब पहला 1 डिग्री हाइड्रोजन हटाएंगे, 2 डिग्री 3 डिग्री, तो उनके रिलेटिव रेट क्या है, 1:3.8:5। ब्रोमिनेशन में 1:82:1600। ये एक रेशियो है। इससे हम प्रोडक्ट के परसेंटेज को बता सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट कितने परसेंट में बनेगा। जैसे यहां तक समझ में आता है। अब मुझे ये बताओ कि मान लो, देखना जरा इसका एग्जाम्पल, एक सवाल तो कर ही लो इस पे। CH3 CH2 CH3, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये भाई साहब 2 डिग्री कार्बन, ठीक है ना। अगर अपन ने क्लोरीनेशन कराया तो 2 तरीके का प्रोडक्ट बन सकता है। अभी हम मेजर वेजर की बात नहीं कर रहे, वो तो रटे बैठे हैं अपन। तो या तो 1 डिग्री से H हटा दो और Cl लगा दो, तो एक प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2Cl। 2 डिग्री से हटा दो, CH3 CH Cl CH3, बना लीजिए। प्रोडक्ट का परसेंटेज निकालना है। कितने परसेंट प्रोडक्ट बनेगा, देखना। तीनों का रेट अगर देखें निकलने का, तो टोटल क्या है, 5 1:3.8:5, यही है सर। यहां हमको ये बताइए 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने, 6। हर हाइड्रोजन के लिए रेट 1 के रेशियो में, तो 6:1। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो 2 गुणे 3.8, तो कितना आएगा 7.6। तो 6 + 7.6 कितना हो गया, 13.6। जो नहीं है उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। तो क्या हमारा कंपैरिजन 13.6 से हो रहा है? क्यों, समझ में आया कि नहीं आया?
अगर यहाँ 3 डिग्री हाइड्रोजन होता तो उसको भी हम मल्टीप्लाई करते। अब सर 1 डिग्री हाइड्रोजन अगर निकाल रहे हैं तो कितने हाइड्रोजन हैं ऐसे? 6, जिनमें से कोई भी निकल सकता है। तो 6 इंटू क्या 1 करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। यहां आते हैं 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं निकलने के लिए? 2, और 2 डिग्री के लिए रेशियो है 3.8 इंटू 100। यहां से अगर आप देखें तो जगह कम है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूं। 43% आएगा ऊपर, देखो आ रहा है क्या? ये 43% आएगा, ये 57% के करीब आएगा। तो खुद बताओ, इधर देखो मेजर प्रोडक्ट कहां बनेगा? नीचे वाला। तो जिसको अपन रट के भी बैठे कि H वहां से हटाएंगे जहां से क्या होगा? ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बने। तो उसे दिखाने का तरीका समझ में आया या नहीं आया? ओवरऑल कैसे देखते हैं? जितने 1 डिग्री हैं उनको मल्टीप्लाई करो, 2 डिग्री हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई करो रेट से, ओवरऑल वैल्यू लिख दो कितना है, जो निकल रहा है उसको मल्टीप्लाई करो, इंटू 100 कर दो तो निकल आएगा। ठीक है ना? कभी अगर इस तरीके का आया निकालने के लिए परसेंटेज, तो ऐसे ही ब्रोमिनेशन में कर सकते हैं। ठीक है ना? बस रेशियो नहीं देगा वो, तुम्हें याद रखना है 1:82:1600। अच्छा ये बताइएगा, जैसे अपन यहाँ पे कर रहे हैं, यहां तक तो समझ में आ रहा होगा, क्या हम CH बॉन्ड को तोड़ रहे हैं जब, तो हम फ्री रेडिकल बना रहे हैं? क्या लगा बना रहे हैं? फ्री रेडिकल। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड, बात समझिएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बस ध्यान रखना कि तोड़ कैसे रहे हो, यहां तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चल रही है, स्टेबिलिटी ऑफ आर फ्री रेडिकल, जहां से भी H निकाल रहे हैं उसका फ्री रेडिकल जितना ज्यादा स्टेबल होगा, क्या वो जल्दी से बॉन्ड तोड़ देगा? यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी कम लगेगी अगर फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या है? ज्यादा है। बना लीजिए और एक सवाल करते हैं तो बात क्लियर हो जाएगी। जैसे कि ये दिया है आपको एक क्वेश्चन, ये बेंजीन रिंग है, ये एक H जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड CH3, एक H ये है, सिंगल बॉन्ड C, एक H ये है, और CH2 सिंगल बॉन्ड H, ये आपको दिया है। ठीक बात है। यहां पर इन बॉन्ड्स के लिए लिखा है यहां अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, यानी अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा रिप्रेजेंट कर रहे हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक बात है ना? टर्म है। आपसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग CH बॉन्ड, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग CH बॉन्ड having minimum बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। आंसर बताओ फटाफट, सबसे कम कहां लगेगा? आंसर क्या बीटा होगा? इधर देखो, इनको तो भूल ही जाओ, डबल बॉन्डेड कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सबसे ज्यादा दिक्कत तो इन्हीं को होने वाली है। उसके बाद इनमें अगर बात करें, नॉर्मल फ्री रेडिकल बन रहे,
लेकिन अगर फ्री रेडिकल यहां बना तो क्या उसे अल्फा हाइड्रोजन भी मिलेंगे? 3 और 2 5, इसको गिनोगे क्योंकि उस समय आप इसे तोड़ नहीं रहे हो। तो मैं यहां लिखूंगा अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे 5, और वो 5 अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज कर रहे होंगे। बगल में डबल बॉन्ड है, यानी ये रेजोनेंस के द्वारा भी क्या हो रहा होगा? स्टेबलाइज हो रहा होगा। तो इसका मतलब ये वाला फ्री रेडिकल सबसे अच्छा होगा, सबसे जल्दी बनना चाहेगा, यानी ये वाला CH बॉन्ड सबसे आसानी से टूटेगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? बीटा। ध्यान रखिएगा, सिंपल है, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। मैक्सिमम किसके लिए होता? गामा, बोलो, वो सॉरी अल्फा। क्यों? क्योंकि डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा H, और ये भी बताया है कि बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, फ्री रेडिकल हाईली अनस्टेबल है, यानी डबली बॉन्डेड कार्बन पे अगर आ गया तो अगर कल को कोई पूछेगा तो अपन बोल सकते हैं ये वाला बॉन्ड अगर तोड़ोगे तुम जितने भी रिलेटिव यहां लिखे हैं बाकी CH बॉन्ड, उनके रिस्पेक्ट में मैक्सिमम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगेगी। जरूरत ही नहीं है, वो HD और T अगर आएगा तो वो तो अपने आप ही आएगा, वो तो बिल्कुल ही होगा। देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? एटम के साइज पर। तो अगर तुम CD बॉन्ड लाओगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा लगेगी, CT बॉन्ड लाओगे और ज्यादा लगेगी। तो वो अंडरस्टूड है कि अगर कल को CH बॉन्ड तोड़ना हो, CD बॉन्ड तोड़ना हो और CT बॉन्ड तोड़ना हो, तो आप अगर फ्री रेडिकल में बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं तो ये ऑर्डर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिएक्टिविटी को। क्योंकि इसका उल्टा ऑर्डर किसको रिप्रेजेंट करेगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को। उतार लो अगर मन है तो, वैसे ये तो पता ही होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो लगना ही लगना है दोस्त, उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते अपन। अबे डायरेक्ट बॉन्ड तोड़ ही रहे हो अब तो यहाँ पे तो तुम्हें सीधा सीधा, यहाँ कोई डिटरमाइनिंग स्टेप और ये सब थोड़ी है, बिना बॉन्ड तोड़े तो कुछ होने वाला ही नहीं है। अच्छा ऐसे भी समझ लो, तुम्हारा इंटरमीडिएट जहां से बनता है जिस स्टेप से, क्या वही स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है? तो ये बात तो तय है कि बिना तुम्हारा R फ्री रेडिकल बने कुछ होने वाला नहीं है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जरूर लगेगी, तो ये फैक्टर काम करेगा। इसमें डायरेक्ट सवाल जब आता है तो प्योर थ्योरेटिकल सवाल आता है कि क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, फ्लोरिनेशन और आयोडीनेशन के बीच में अंतर क्या है और क्या क्या बातें हैं। तो 4 स्टेटमेंट लिखे होंगे, गलत पूछेगा, वहां सब कुछ लिखा होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि स्टेप। फ्लोरिनेशन कब कराते हैं? डार्क में, क्योंकि एनर्जी चाहिए नहीं, और दूसरा इनर्ट गैस भी चाहिए, तब जाके फ्लोरिनेशन हो पाएगा। क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन आराम से करा सकते हैं। आयोडीनेशन कराने के लिए HI बनता है, रिड्यूसिंग एजेंट है, हटाने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट साथ में लेना पड़ेगा, HiO3, HNO3 या HiO4 टाइप का। क्लियर है मामला? अगर कभी हेलोजिनेशन कराना होगा तो कहां से कराएंगे? जहां फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल बन रहा हो। क्लियर है मामला? चलिए अगला रिएक्शन लिखिए, नाइट्रेशन। अगला रिएक्शन है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन कराना है तो HNO3 के साथ रिएक्ट कराना पड़ेगा, और टेम्परेचर हम लोग हाई रखते हैं 400 से 500 डिग्री सेल्सियस। लिखिएगा, इन दिस रिएक्शन very high temperature is required. In this reaction very high temperature is required, therefore C single bond C bond will also break,
bond will also break, and mixture of nitroalkanes are obtained, ब्रैकेट में लिखना सिमिलर कार्बन और लोअर कार्बन, एंड बल्कि और नहीं, एंड लोअर कार्बन। देखो भैया, सिमिलर कार्बन एंड लोअर कार्बन क्या मतलब है? एल्केन लिया, HNO3 के साथ रिएक्शन कराई, तो मैं HNO3 को इस तरीके से लिख ले रहा हूं, ये HNO3 है। टेम्परेचर मैंने हाई रखा है 400 से 500 डिग्री सेल्सियस। तो जाहिर सी बात है कि H और OH मिलके, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है तो फिर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखने की जरूरत नहीं है, डिफरेंस। H और OH मिलके वाटर निकाल देंगे। तो जिन जिन कार्बन से H निकलता हुआ दिखेगा, क्या वहां मुझे NO2 जुड़ता हुआ दिखेगा? इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा उसमें मुझे क्या नजर आएगा? नाइट्रो एल्केन। अब सुनिए, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से जब हमारे पास एल्केन में हम बात करेंगे, तो हमारे एल्केन में हम यहां पर CH बॉन्ड भी तोड़ेंगे, और मौका पड़ेगा तो CC बॉन्ड भी तोड़ेंगे, दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे। टेम्परेचर ज्यादा है, आराम से तोड़ सकते हैं। तो यहां मिक्सचर ऑफ नाइट्रो एल्केन मिलता है। कैसे? अगर मैंने इथेन लिया और उसकी रिएक्शन HNO3 के साथ कराई, समझना, टेम्परेचर दिया है 400 से 500 डिग्री सेल्सियस, तो बड़ी सिंपल सी कहानी है। पहले मैं CH बॉन्ड तोड़ के बनाऊंगा, तो दोनों तरफ 1 डिग्री कार्बन है, कहीं से बना लो, तो पहला प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 NO2। ये नहीं देखना है कि बैलेंस करना है कि NO2 कहां से आएगा, सब आ जाएगा। दूसरा काम मैं क्या करूंगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड भी तोड़ सकता हूं, तो दोनों तरफ एक एक कार्बन ही मिलेगा, तो इसका मतलब CH3 NO2। तो क्या मुझे यहां पर मिक्सचर ऑफ नाइट्रो एल्केन मिल रहा है? इसलिए कहा जा रहा है मिक्सचर ऑफ नाइट्रो एल्केन फॉर्म होता है। और जिसमें कार्बन की संख्या आपने जो लिया था उसमें 2 कार्बन थे, 2 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकता है। ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट लिखने होते हैं। क्लियर है मामला? तो बस रिएक्शन का टाइप याद रखना कि हाँ भैया इसमें ये होता है। ठीक बात है। एक ठो हम तुम्हें दे रहे हैं, हमको फटाफट बताओ कितने नाइट्रो एल्केन बनेंगे। प्रोपेन है, प्रोपेन है, कंसंट्रेटेड HNO3 लिया गया, 400 से 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। पॉसिबल नाइट्रो एल्केन्स बताने। पॉसिबल नाइट्रो एल्केन्स बताने। आज से मैंने बोला था, अभी क्लास के बाद मैं निकाल के एक पैराग्राफ दूंगा आपको, ग्रुप में डालूंगा, उस पैराग्राफ को पढ़ के आइएगा कल। ठीक बात है ना? और लास्ट में हम लोग उसके बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है ना? कितने आ रहे हैं? पॉसिबल नाइट्रो एल्केन बताने हैं बस तुम्हें। अरे छोटी छोटी रिएक्शंस हैं, अब लिखवा एक एक इसलिए रहे हैं कि चाहते तो कॉपी पन्ने में लिख के दे दें तुमको, लेकिन तुम कभी देखोगे नहीं, तो यहां 2 मिनट कर लोगे। क्या करोगे? पहला काम CH बॉन्ड तोड़ के देख लो,
और फिर सीसी देख के देख लो। तो इधर आओ, देखो बताते चलो हमको, क्या ये 1 डिग्री कार्बन है? इससे अगर अपन बनाएंगे तो यही NO2 लगा दे। दूसरा 2 डिग्री कार्बन है, तो यहां हमने CH बॉन्ड तोड़े। अब हमारा मन है कि हम कार्बन कार्बन उड़ा दें, तो दोनों तरफ में से किसी भी एक तरफ अगर तोड़ोगे तो एक कार्बन और 2 कार्बन का मिलेगा। तो एक कार्बन के लिए बनाएंगे क्या? CH3NO2, और 2 कार्बन के लिए क्या बनाएंगे? CH3 CH2NO2। खत्म बात। टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 4। कायरल आयरल कार्बन होता कुछ तो शायद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी कंसीडर करते, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई कायरल वायरल कार्बन नहीं है। ठीक बात है। अगली कहानी लिखिए सर, समझ में आ रहा है सर? तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 4। रिएक्शन नंबर 3, अब ये छोटी छोटी रिएक्शन है, जल्दी निपटाते चलो। सल्फोनेशन, अगर हमारे पास एल्कीन है और उसकी रिएक्शन कराई फ्यूमिंग H2SO4 से, फ्यूमिंग H2SO4 अगर लिखा होता है तो इसका मतलब होता है ओलियम लिखा है। क्या लिखा है? ओलियम लिखा है। और ओलियम कंसंट्रेटेड फॉर्म होती है, H2SO4 प्लस SO3 का मिक्सचर होता है। ये है बस, और क्या है। तो यहां से अगर हम बात करेंगे तो यहां से H आएगा, तो हमारे पास जब बनेगा तो क्या बनेगा? SO3H आके जुड़ जाएगा यहां पे। तो इसका मतलब हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा RSO3H। बस, सल्फोनिक एसिड मिलेगा, RSO3H। बस याद रखना, जब सल्फोनेशन कराओगे तो कहा जाता है कि कार्बन की संख्या मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 5 या 6 होनी चाहिए। तो 6 लिख लो, 6 कार्बन होने चाहिए, तभी प्रोसीड करता है, वरना नहीं करता। कोई पूछे SO3 क्या कर रहा है, तो H2SO4 तो अपना OH दे रहा है, ये H दे रहा है, वाटर निकाल देगा साथ में। अरे बोलो भैया, और बाकी का SO3H वाला पोर्शन जुड़ जाएगा। कोई पूछे SO3 क्या कर रहा है, तो SO3 कैटेलिस्ट की तरीके काम कर रहा है। किसकी तरीके काम करता है? एक्ट एज अ कैटेलिस्ट। चौथा रिएक्शन लिखिए, रीड्स रिएक्शन। नाम ही है, रटने हैं आपको। रीड्स रिएक्शन, अगर हम एल्केन की रिएक्शन SO2 और Cl2 के साथ कराएं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एल्केन react with SO2 and Cl2 in presence of sunlight, तो H और Cl मिलके HCl बना देंगे, RSO2Cl मिलेगा। प्रोडक्ट लिखिएगा RSO2Cl और साथ में बनेगा HCl। ठीक बात है। तो याद रखना, अगर कल को आएगा तो प्रोडक्ट ध्यान होना चाहिए कि क्या कर रहा है। एल्केन से H निकाल लेता है। नीचे लिखो, एल्केन रिएक्ट विद SO2 and Cl2 in presence of sunlight form alkyl सल्फोनिल क्लोराइड। क्या बनाता है बेटा? एल्किल सल्फोनिल क्लोराइड।
पांचवा रिएक्शन लिखिए, एल्केन रिएक्ट विद SO2Cl2, एल्केन रिएक्ट विद SO2Cl2, एल्केन की रिएक्शन किसके साथ करा रहे? SO2Cl2 के साथ। देखो भैया, इनका काम होता है H को हटाना और Cl को लाना, तो यहां बनता है RCl, SO2 गैस निकलती है, साथ में HCl बना लीजिए, एल्किल क्लोराइड बनता है। किसी भी रिएक्शन में अगर प्रोडक्ट के रूप में गैस बन रही है, प्रोडक्ट के रूप में सॉल्ट बन रहा है, प्रोडक्ट के रूप में प्रेसिपिटेशन आ रहा है, तो उस रिएक्शन के रिवर्स बैक होने का चांस कम हो जाता है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, वो अच्छी रिएक्शन मानी जाती है। क्लियर है मामला? तो यहां पर ये रिएक्शन फेवरेबल इसलिए है क्योंकि यहां पर दो दो गैसेस निकल रही। क्लियर है मामला? और SO2Cl2 अभी भविष्य में आगे जब जाएंगे देखेंगे तो यही पकड़ लीजिए, इधर देखिएगा, अगर इसकी रिएक्शन अल्कोहल के साथ करा दे, आओ, किसी ने कसम थोड़ी दी है कि एल्केन से ही कराना है, अगर अल्कोहल के साथ करा देंगे तो ये उसका भी ओवेज खा जाता है। बोलो सर, तो यहां पर सीधा सा है, इसकी जगह पर क्या आने लगेगा? Cl आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो यहां भी बनेगा एल्किल क्लोराइड, बना लीजिए। कभी जरूरत पड़ेगी तो ध्यान रखना है इसको। अगला रिएक्शन लिखिए, छठा रिएक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिए, आइसोमेराइजेशन। जाहिर सी बात है, एल्केन लोगे तो एल्केन के क्या बनने लगेंगे? आइसोमर बनने लगेंगे। आइसोमेराइजेशन, आइसोमेराइजेशन में कैटलिस्ट याद रखिए, कब लिखा होगा कि आइसोमेराइजेशन कराना है? AlCl3H+ अगर दिया है तो इसका मतलब आपको एल्केन का क्या कराना है? आइसोमेराइजेशन। अच्छा, आइसोमेराइजेशन अगर कराना है तो एल्केन ऐसा लेना जो आइसोमर बना भी पाए। अरे बोलो यार, तो मिनिमम कितने कार्बन का एल्केन लेना पड़ेगा? वाह राजा बाबू, 3 कार्बन का लेके करोगे क्या? 4 कार्बन मिनिमम चाहिए। क्लियर है मामला? तो लिखो, गजब आदमी हो भाई। नॉर्मल ब्यूटेन है और अगर हमने कहा कि AlCl3H+ के साथ, तो नॉर्मल है, उसको ब्रांच में कन्वर्ट कर देगा। तो मैं बोल सकता हूं, अगर मैं नाम लिखूं तो इसे ये कन्वर्ट कर देगा आइसो ब्यूटेन, यानी कि मैं लिख सकता हूं CH3CH। थकी हुई रिएक्शंस हैं, लेकिन आ जाती हैं ना जब मैच द कॉलम में, तो हालत खराब करती है। वो मालूम है क्या करेगा? सुनो, मैं तुम्हें ये भी बता दे रहा हूं, ये तुम्हारे पेपर में कैसे आती है। इनमें 4 रिएक्शन आ जाएंगे और 4 कैटलिस्ट इनके इस तरफ लिख दिए जाएंगे, रिएजेंट कहेगा मैच कराओ, तो पता होगा तो फटाफट मैच करा ले जाओगे, इसलिए पढ़ रहे, और कोई बात थोड़ी है, ना कोई मैकेनिज्म है ना कुछ है, वो सब नहीं पढ़ना है। आइसोपेंटेन का रिएक्शन करा के दिखाओ। आइसोपेंटेन AlCl3H+, ध्यान रखना, ये दिखे तो क्या कराओगे? आइसोमेराइजेशन, आइसोमर बनाओगे। एक बात याद रखना, अगर कोई चीज ब्रांच बन गई है तो प्रयास करना उसको और ब्रांच करने का। आइसोमेराइजेशन का मतलब होता है ब्रांचिंग को इंक्रीज करना, ब्रांच से नॉर्मल ना बनाने लगना। ठीक बात है? तो ये बताओ, अगर आइसोपेंटेन है तो क्या आइसोपेंटेन को
हम लोग कहां से कहां तक ले जा सकते हैं? इधर देखिएगा, क्या आइसोपेंटेन ये है? यही तो है। और अगर हम इसे 3 डिग्री में कन्वर्ट कर दें, 3 डिग्री कह रहे हैं, सॉरी 3 डिग्री तो था, 4 डिग्री में कन्वर्ट कर दें तो ये बन जाएगा। इसका नाम बताओ। नियो ग्रुप हो गया। एक कार्बन पे 3 मेथिल टर्शरी है, आगे कार्बन लगा है तो नियो है। तो इसका मतलब नियो, और टोटल कार्बन कितने हैं? 5, इसलिए पेंटेन। क्लियर है मामला? तो याद रखना, आइसोमेराइजेशन का मतलब याद रखना, ब्रांचिंग, ब्रांचिंग करो। जो भी चीज दी है उसके और ब्रांच बनाते जाओ, है ना? ब्रांचिंग करनी है। आइए सर, 7वां नंबर हटाया जाए। 7वें नंबर पे लिखिए क्लो रीनोलिसिस। लिसिस का मतलब होता है बॉन्ड को तोड़ना। किसके साथ? क्लोरीन के साथ। मान लो प्रोपेन लिया, मान के लो याली रट लेनी है, खूब पूछता है, मान आन नहीं लेना है। क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराई, कुछ नहीं लिखा है, सनलाइट लिखा है, तो चुपचाप मोनोक्लोरिनेशन करा के निकल लेंगे। लेकिन अगर टेम्परेचर दिया गया, मान लीजिए लिखा है 450 से 600 डिग्री सेल्सियस, बनाइए सर। तो इसका मतलब अब कुछ बचने वाला नहीं, सारे H भी निकलेंगे और बॉन्ड भी टूटेंगे। तो यहां पर बनता है C2Cl6 और CCl4। बाकी जितने H है उनके रिस्पेक्ट में बनता है HCl। यानी कि कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड भी टूटेगा और कार्बन के सारे हाइड्रोजन भी निकलेंगे। ठीक बात है। CCl4 को बोलते हैं पायरीन। क्या बोलते हैं? पायरीन। तो नाम ध्यान रखना, इन्हें कहेंगे पायरीन। C2Cl6 है कैम्फर। क्या बनता है? कैम्फर। क्या होता है कैम्फर? हाँ, जलाया करो, जरूरत है तुमको उसकी। 8वां रिएक्शन याद रखना बेटा, है ना? अच्छा, साफ दिख रहा होगा टेम्परेचर काफी हाई है, तो हाई टेम्परेचर पे CC बॉन्ड भी टूटेगा और CH भी टूटेगा। नॉर्मल HNU लिखा होता तो अपन आइसोप्रोपिल क्लोराइड बना के निकल लिए होते। ठीक बात है। 8वां रिएक्शन है एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन का मतलब है कि हम एरोमेटिक कंपाउंड बनाने जा रहे हैं। इसके लिए कैटलिस्ट याद रखिए, वहां लिखा होगा Cr2O3 या Al2O3 और हाई टेम्परेचर दिया हो। अगर एरोमेटिक कंपाउंड बनाना है तो बेंजीन से नीचे वाला बर्दाश्त नहीं है। यानी कि हमारे पास जो एल्केन है उसमें मिनिमम कार्बन कितने रिक्वायर्ड होंगे? 6। कितने मिनिमम कार्बन होने चाहिए? 6। 6 से कम में मामला बनने वाला नहीं। देखिएगा सर, ये है, क्या नाम है इसका?
साले नॉर्मल हेक्सेन है यार, बस डिजाइन बदल दी है, खुला लिखा है भाई। हाँ, 1 2 3 4 5 6 कार्बन नॉर्मल हेक्सेन है, ओपन चेन है। Cr2O3 Al2O3, टेम्परेचर 400 से 600 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा? H बॉन्ड टूटेगा तो रिंग जो बनेगी, फिर H टूटेगा तो डबल बॉन्ड आना शुरू होंगे, और ऐसे करते करते थोड़ी देर में ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? बेंजीन में। क्लियर है मामला? बना लो भाई। तो यहां क्या हो रहा है? रिंग तो बन रही है, नाम है एरोमेटाइजेशन। तुम ये बताओ कि असलियत में यहां हो क्या रहा है? क्या इन कार्बन से जुड़े H को हटाया जा रहा है? तभी तो जोड़ते जा रहे हैं आपस में। तो मैं बोल सकता हूं H हटता है, अगर H जुड़ता है तो बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। तो H2 अगर जुड़ा HH के रूप में तो बोलेंगे हाइड्रोजनेशन, अगर हटा तो बोलेंगे डीहाइड्रोजनेशन। तो यहां क्या हो रहा होगा? डीहाइड्रोजनेशन। अब जरूरी नहीं है कि हर बार नॉर्मल हेक्सेन ही दिया हो। अगर बेटा आपको नॉर्मल हेप्टेन दिया है और यहां लिखा है कि भैया भाई Al2O3 ऑब्लिक Cr2O3 की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये देखकर समझ जाइए कैटेलिस्ट एरोमेटाइजेशन कराना है। 7 कार्बन है लेकिन आपको तो 6 की रिंग बनानी पड़ेगी, एरोमेटिक बनाना है। तो एक कार्बन पुछल्ले के रूप में दिखेगा, यानी मेथिल के रूप में। तो इसका मतलब आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? टॉल्यूइन होगा। फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? टॉल्यूइन होगा, क्योंकि बनाना तो एरोमेटिक ही है ना। अरे बोलो भैया, 7 की रिंग ना बना देना, क्योंकि स्टेबल तो 6 का ही है, तभी एरोमेटिक कैरेक्टर आएगा उसके अंदर। तो नॉर्मल हेप्टेन से जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? टॉल्यूइन। एनसीईआरटी अगर घर जाके आज खोलोगे तो उसमें जब आप एरोमेटाइजेशन देखेंगे तो इंटेक्स क्वेश्चन में दिया है, या उसी पैराग्राफ में नीचे लिखा हुआ है कि अगर मैं 6 की बजाय 7 कार्बन ले लूं, यानी कि नॉर्मल हेप्टेन ले लूं, तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा। क्लियर है मामला? समय होगा तो देखिएगा जाके। अगला रिएक्शन लिखिए पाइरोलिसिस। 8 रिएक्शन हो गई है, हटाया जाए। 9वां रिएक्शन है पाइरोलिसिस। या इसी को बोलते हैं क्रैकिंग। अब क्या होगा? बोले अब कुछ नहीं होगा, कोई चीज रिएक्ट नहीं करेगी। अब जो भी हमारा एल्केन है, हम उसमें कुल्हाड़ी लेके कार्बन और H के बीच का बॉन्ड काटेंगे, टेम्परेचर हमारे पास है, कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड काटेंगे, फ्री रेडिकल बनाएंगे और उनसे नए नए प्रोडक्ट बनाएंगे, क्योंकि फ्री रेडिकल के आपस में जुड़ने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। क्लियर है मामला? तो नीचे देखिएगा, जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन है, इथेन मान लो हमने लिया, बात को समझना। और यहां पे कुछ नहीं लिखा होगा, सिर्फ लिखा है 600 से 800 डिग्री सेल्सियस, यानी हाई टेम्परेचर पे काम होगा, और अब्सेंस ऑफ एयर और लाइट। क्यों? क्योंकि अगर ऑक्सीजन हुआ तो ऑक्सीडेशन होने लगेगा, इसलिए अपने को एयर और लाइट नहीं चाहिए। अब्सेंस ऑफ एयर और लाइट। अब सुनो, कुछ काम बुद्धिमानी से होते हैं। यहां ये बताओ, अगर मैं कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड तोड़ा तो मैं CH3 फ्री रेडिकल बनाऊंगा और वो फिर आपस में जुड़ के इथेन बना लेंगे, तो साला काहे का पाइरोलिसिस। तो इसका मतलब नया प्रोडक्ट कुछ बनाना पड़ेगा। तो क्या बनेगा? मैं कार्बन और
हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ूंगा, जितना भी मैं बॉन्ड ब्रेकिंग कर रहा हूं वो सारी फ्री रेडिकल है, वो सारी फ्री रेडिकल है, क्योंकि यहां कोई पोलर बॉन्ड मौजूद नहीं है। तो बेटा H और H निकलेंगे तो H2 बनाएंगे, और यहां पे जब फ्री रेडिकल बनेगा तो फ्री रेडिकल के आपस में कंबाइंड होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। इधर देखिए, क्या ये फ्री रेडिकल दिख रहे हैं आपको? ये फ्री रेडिकल आपस में कंबाइंड हो जाएंगे तो कौन सा बॉन्ड आएगा? डबल बॉन्ड। क्लियर है मामला? चलो, CH3 CH2 CH3 पायरोलिसिस कराना है। प्रोडक्ट बताओ। CH बॉन्ड तोड़ सकते हैं, CC बॉन्ड तोड़ सकते हैं। पॉसिबल प्रोडक्ट बताइए। एक टाइम पे तो एक ही काम कर रहे होंगे। इधर देखो, अगर मैं इन दोनों से HH हटाता हूं तो H2 बनेगा और CH2, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। क्या ये समझ में आता है आपको? बोलिए सर। अगली कहानी, मैं बॉन्ड को ही ब्रेक कर देता हूं, तो अगर मैं यहां पर इस बॉन्ड को ब्रेक करूं तो देखना जरा, ब्रेक करते ही यहां बन जाएगा CH3 CH2 फ्री रेडिकल और CH3 फ्री रेडिकल। यार ये मैंने बना तो लिया, लेकिन अगर ये ऐसे ही रखा तो फिर जुड़ के वही बन जाने वाला है। तो एक बात याद रखना, फ्री रेडिकल आपस में जुड़ सकते हैं, ऐड होने की प्रॉपर्टी होती है, और डिसप्रपोर्शनेट होने की प्रॉपर्टी होती है। कौन सी? डिसप्रपोर्शनेट। डिसप्रपोर्शनेट का मतलब एक आदमी ऑक्सीडाइज हो और दूसरा आदमी रिड्यूस। इसको अपन ऐसे भी देख सकते हैं, एक H दे और दूसरा H ले, तो समझ में आ जाएगा। H देने वाले का क्या होता है? ऑक्सीडेशन। H लेने वाले का क्या होता है? रिडक्शन। अरे O का उल्टा है यार। तो यहां से ये इसको क्या पकड़ाता है? H फ्री रेडिकल। तो इसने इसको दिया तो डिसप्रपोर्शनेट हो रहे हैं, तो क्या बनाएंगे? ये तो डबल बॉन्ड बना देगा, तो एथीन और साथ में मीथेन। ये पॉसिबल प्रोडक्ट्स होंगे। क्लियर है मामला? तो याद रखना, बगल में जरूर लिखना, ये डिसप्रपोर्शनेट हो रहा है, ये डिसप्रपोर्शनेशन है। वुड्स रिएक्शन में भी काम आएगा। फ्री रेडिकल डिसप्रपोर्शनेट होने की टेंडेंसी जबरदस्त रखते हैं। अगली कहानी, ऑक्सीडेशन। यहीं कर लेते हैं। अगली कहानी, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? कंबशन। ठीक बात है। अब अगर मैं ऑक्सीजन को बिल्कुल एक्सेस में रखूं कि कोई दिक्कत नहीं, जलो, तो इसका मतलब क्या कंप्लीट होगा? तो पहला पार्ट है, अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, घूरो मत, हाइड्रोकार्बन है, एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, कार्बन हाइड्रोजन उसके अंदर है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे CO2 और वाटर ही हाथ में आएगा। अरे बोलो यार। तो इसका मतलब बस अंतर ये है कि ये एल्केन में पढ़ रहे हैं तो यहां क्या लिखेंगे?
CnH2n प्लस 2 प्लस O2 क्या मिलेगा? CO2 और प्लस वाटर। स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बताते हैं। क्या n बार C है तो NCO2 बनेगा। क्या 2n प्लस 2 हाइड्रोजन है तो इसके आधे वाटर बनेंगे, यानी n प्लस 1। बोलिए सर, इनको आपस में जोड़ दीजिए तो O2 बताइए। तो क्या यहां से 2n और यहां से n प्लस 1 यानी 3n प्लस 1 ऑक्सीजन एटम है, यानी कि हमारे पास जो O2 लगेंगे वो इसके आधे। तो मैं यहां लिख दूं 3n प्लस 1 होल बाई 2। बोलो भाई, बना लो। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने आपको हाइड्रोकार्बन का नॉर्मल याद कराया था, x प्लस वाई बाई 4। अरे बोलो भाई, तो वही तुम्हें याद रखना। ये सब फर्जी बकवास है, चैप्टर में आ गया है तो बता रहे हैं। CXHY नाम का कोई भी हाइड्रोकार्बन ले आओ तो एल्केन एल्कीन एल्काइन तीनों आ जाएंगे, XY पता होगा। अगर मैं इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन करा रहा हूं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करा रहा हूं, तो याद रखना x प्लस वाई बाई 4 लगेंगे O2। बात समझ में आती है? CO2 कितना बनेगा? XCO2। वाटर कितना बनेगा? y बाई 2 टाइम्स वाटर। ये है जनरल कंबशन रिएक्शन फॉर हाइड्रोकार्बन। बात समझ में आती है? जो अपन ने मोल कंसेप्ट में कर रखा है। एक सवाल करा दें, क्योंकि इसका सवाल आ जाता है। तुमको देख के हमको भरोसा कम हो रहा है तो हम जरूर कराएंगे। सोचे थे नहीं कराएंगे, अब कराएंगे। तो बनेगा क्या? CO2 और वाटर। लिखो, इफ 10 लीटर मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड प्रोपेन, if 10 liter mixture of methane and propane required 44 liter oxygen for combustion, then calculate the used volume of methane and propane, then calculate the used volume of methane and propane। मीथेन और प्रोपेन का कितना वॉल्यूम यूज किया गया होगा। ठीक बात है। या ऐसे बोल सकते हैं कि मीथेन और प्रोपेन कितना है मिक्सचर में। ब्रैकेट में लिखिएगा कंप्लीट कंबशन कंसीडर, यानी कुछ भी बचेगा नहीं, सबका सब कंबशन में चला जाएगा, सबका सब ऑक्सीडाइज होगा CO2 और वाटर में। मीथेन मेरे पास है, प्रोपेन मेरे पास है, दोनों का मिक्सचर है, टोटल वॉल्यूम 10 लीटर है। बताओ देखे क्या करते हो। इसमें कितना मीथेन है और कितना प्रोपेन।
कितना आ रहा है? ये पूछ रहा है इसमें मीथेन और इथेन कितना कितना था, वो मीथेन और प्रोपेन कितना कितना था, तभी तो वही तो यूज्ड होगा। कंप्लीट कंबशन कंसीडर करना है। अच्छा हमको ये बताओ, इधर देखो, तुम अगर इसको ऐसे लेके चले तो तुम निपट जाओगे। तो मुझे इतना बताओ, कुछ तो मानोगे ना। मैं मान लेता हूं ये कितना है, x लीटर, तो ये कितना होगा 10 माइनस 6। कुल मिला के x निकालना है। मोल कंसेप्ट में अगर रिएक्शन बैलेंस है, बाय मोल कंपैरिजन कर सकते हैं, बाय वॉल्यूम कर सकते हैं, बाय प्रेशर कर सकते हैं, बोलो यार, बाय मॉलिक्यूल कर सकते हैं, बाय वेट नहीं कर सकते। ये सब पढ़ाया हुआ है। आइए, अगर मैं मीथेन की बात करूं तो मीथेन ऑक्सीजन के साथ जुड़ के बनाएगा CO2 और वाटर, यही तो होगा। अब तुम मुझे बताओ, इसका कोफिशिएंट 3n+1/2 था। बोलो सर, 3n+1 होल बाई 2 ऐसे मानो। तो ये मुझे बता दो कि यहां पर CnH2n में n बराबर 1 है, तो खुद बता दो क्या 4/2 यानी कि 2O2 होगा। देखो बैलेंस है, बोलो यार, 2 और वाटर कितना 2। जरूरत नहीं है लेकिन तब भी कर ले रहे। अगर मान लो प्रोपेन है, जल तो दोनों ही रहे होंगे ना, क्यों भाई? तो यहां भी बनेगा CO2 और वाटर। कितना ऑक्सीजन लगेगा? तो क्या भाई 3n+1/2, इस बार n बराबर कितना है 3 है, तो यहां देखोगे तो 9 और 1 10/2 यानी 5 आएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं आ रहे? तो ये 5O2 हो गया। तो भाई साहब अगर इसको बड़ा बैलेंस करने का शौक है तो 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स। ये है मामला। हमने इधर देखो, अगर मीथेन के x लीटर लगे होंगे, कितने x, तो क्या ऑक्सीजन के कितने लगे होंगे 2x। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? इधर आइए साहब, अगर प्रोपेन के 10 - x लगे होंगे तो ऑक्सीजन के 5 टाइम्स 10 - x, यही तो होगा। तो O2 कितना रिक्वायर्ड है ये पता चल गया। टोटल 44 लीटर दिया है, तो इसका मतलब 2x + 5 × 10 - x = 44। क्या यहां से x बराबर 2 लीटर आता है? देखो आता भी है कि ऐसे ही बता रहे हैं? आ रहा है। तो x अगर 2 लीटर है तो हमारे पास मीथेन 2 लीटर और प्रोपेन 8 लीटर। यही हमारा फाइनल आंसर हो। कदम बात आई, बात समझ में? बेसिक सवाल है बेटा, बिल्कुल वो नहीं होता है। क्या हमें बस O2 का कोफिशिएंट पता होना चाहिए, वो तुम्हें निकालना आता है तो कोरिलेट कर लो। अगली कहानी है कि अगर हम पार्शियल ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन वाले का ही पार्ट है। पहला कंप्लीट ऑक्सीडेशन तो CO2 वाटर, अगर हमने पार्शियल ऑक्सीडेशन कराया तो पार्शियल ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि हमने ऑक्सीजन को लिमिटेड कर दिया है। तो जो चीज हमारा हाइड्रोकार्बन है यानी एल्केन है वो पूरा जलने वाला नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने मीथेन लिया और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया, बात समझना, तो हाइड्रोजन जो है वो वाटर के रूप में निकल जाएगा। और एक काम हो सकता है कि कार्बन, कोयला सुलगता हुआ दिखे। बोलो सर, कोई कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड ना बने तो कार्बन ब्लैक बन सकता है। अरे CO2 नहीं बनेगा, बस इतना समझ लो अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है तो। दूसरा प्रोसेस क्या हो सकता है इसी में, थोड़ा सा ऑक्सीजन जोड़ दो तो कार्बन मोनो ऑक्साइड बन जाएगा। तो बस यही ध्यान रखना है।
साथ में वाटर तो यहां भी बन रहा है। तो जब भी पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बन ब्लैक बन सकता है और कार्बन मोनो ऑक्साइड, CO2 नहीं बनेगा। बस तीसरा वाला रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराया तो CO2 वाटर, पार्शियल कराया तो कार्बन या कार्बन मोनो ऑक्साइड, और तीसरा है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कराए। मतलब जब भी आप कोई कैटलिस्ट लाते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपका उद्देश्य होता है कि हर कैटलिस्ट का एक बिहेवियर होता है कि मैं फलाना काम करूंगा, मैं फलाना कंपाउंड बनाता हूं। तो इसका मतलब आप कोई सेलेक्टिव प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, तो इसलिए आपको कैटलिस्ट याद होना चाहिए। ये अल्कोहल्स में भी दिया हुआ है, तो वहां की चीज यहां पर यूज कर रहे हैं। तीसरा पोर्शन लिखिएगा इसी का, ऑक्सीडेशन का, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन मान लीजिए हमने एल्केन कुछ इस तरीके से लिख दिया है RCH3 टाइप का, और 3 कैटलिस्ट लिए हैं, उनको देखिएगा। एक है कॉपर की प्रेजेंस में जला दो, एक है मॉलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, और एक है मैग्नीज एसीटेट। एक है मैग्नीज एसीटेट। बनाइए सर, तीनों कैटलिस्ट याद रखिएगा। वो बदमाशी क्या करेगा, इनको ऊपर नीचे कर देगा, प्रोडक्ट बदल जाएगा। तो आपको करेक्ट मैच करना आना चाहिए। याद रखिएगा ये तीनों कैटलिस्ट जो है वो अपनी पावर के हिसाब से लिखे। कॉपर के साथ यहां 8 लिखा होगा, एल्केन को कन्वर्ट कर देगा एल्कोहल में तो RCH2OH बनाएगा, ये ऑक्सीडाइज करेगा और एल्डिहाइड तक ले जाएगा, ये पूरा घर तक छोड़कर आएगा यानी COOH। तो याद रखना है, एल्कोहल बनाना है तो कॉपर लो, एल्डिहाइड बनाना है तो मॉलिब्डेनम ऑक्साइड लो, और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड यानी घर तक छोड़कर आना है तो मैग्नीज एसीटेट एज अ कैटलिस्ट यूज करो। क्या बात समझ में आती है? देखो भाई 4 नंबर किस बात के मिलेंगे? इसी बात के मिलेंगे। आइसोमेराइजेशन में किसकी जरूरत पड़ती है? इधर देखो हमारी तरफ। तो एरोमेटाइजेशन में किसकी जरूरत पड़ती होगी फिर? ये तो एरोमेटाइजेशन वाला हो गया। आइसोमेराइजेशन में AlCl3 इन प्रेजेंस ऑफ H+। बात समझ में आ रही कि नहीं? 4 नंबर सिर्फ इस बात के। हर साल सवाल आता है, वरना मैं क्या बोल सकता हूं, पढ़ लेना यार, लेक्चर दे देता हूं, कर लेना यार। जो चीज सरल है उसका तो लेक्चर बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि मुझे पता है वो यहीं बैठाल के पढ़ाएंगे तो तुम एक बार देख भी लोगे, घर में तो तुम्हें बस सो जाओगे थोड़ी देर बाद कि अरे यार वो एसिड बन रहा है, ये बन रहा है। तो ध्यान रखना है, ठीक बात है। चलिए अगला देखिए, ऑक्सीडेशन बाय, कितनी हो गई? 10। बोलो बेटे, 10 हो गए। छोड़ देंगे, परेशान ना हो, मुझे पता है आज तुम थक गए होगे। थके हुए हो क्या है? आइए सर, ऑक्सीडेशन बाय KMnO4 या K2Cr2O7। याद रखना, पोटेशियम डाइक्रोमेट केवल और केवल एसिडिक मीडियम में काम करता है। क्लियर है मामला? चला जाए। अब सर ये लोग जल्लाद लोग हैं। कौन है ये? जल्लाद है। ऐसे याद रखोगे तो याद रहेगा। इनके सोचो, एल्केन बिल्कुल मरी हुई चीज है, जिसके पास कोई पोलर वोलर बॉन्ड नहीं, उसको रिएक्ट विएक्ट नहीं करना है। तुम जो पीछे बोल रहे हो ना ऑक्सीडेशन करा रहे, ऑक्सीडेशन मतलब समझ रहे हो?
ऑक्सीजन है ही है, माचिस की तीली से आग लगाए दे रहे हो अब जबरदस्ती, और उसमें भी पेट्रोल डाले दे रहे हो, तो इसका मतलब अब तो रिएक्शन होगी ही होगी। ये लोग एल्केन को भी छोड़ते नहीं है। बस इतना याद रखना है, ये सिर्फ एल्केन में उन्हीं एल्केन को पकड़ेंगे जो 3 डिग्री हाइड्रोजन रखते हो। क्या रखते हो? 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो ये उनको कन्वर्ट कर देंगे 3 डिग्री एल्कोहल। क्लियर है बात? तो नीचे लिखिएगा, दे ओनली ऑक्सीडाइज 3 डिग्री CH बॉन्ड। पूरी बात लिखना, they only oxidize 3 degree CH bond containing alkane, containing alkane। अगर मैंने ये लिया, मान लो ये एल्केन 3 डिग्री वाला, बात समझना, तो ये K2Cr2O7 अगर लिया तो ये यहां से H को निकाल देगा। H का निकलना क्या है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या है? ऑक्सीडेशन। तो आप बोलो H निकल जाएगा, या कुछ लोग कहते हैं ऑक्सीजन आ जाएगा। तो अगर आ जाएगा तो ये इसको कन्वर्ट कर देते हैं 3 डिग्री एल्कोहल। थ्री डिग्री एल्कोहल। देखिएगा सर, जनरल कंसेप्ट है, ऑक्सीडेशन का या रिडक्शन का, जहां से आपको ठीक लगे। अगर मैंने कोई एल्केन लिया तो एल्केन का ऑक्सीडेशन कराकर उससे बनेंगे एल्कोहल। क्या बनेंगे? एल्कोहल। एल्कोहल रिस्पेक्टिव बनेंगे। एल्केन कैसा है? कौन सा वाला? H को OH में बदल रहे हो, यानी ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। थ्री डिग्री एल्कोहल का आगे ऑक्सीडेशन संभव नहीं कर पाता। 1 डिग्री एल्कोहल आगे ऑक्सीडाइज होके बनाता है एल्डिहाइड। 2 डिग्री एल्कोहल ऑक्सीडाइज होके बनाता है कीटोन। बात समझना। आपके लिए मैं इस तरीके से लिख देता हूं कि मान लो RCH3 है। अब इसको ये मत देखना कि दो तरफ R है, नॉर्मल पकड़ो। अगर 1 डिग्री एल्कोहल है तो RCH2OH होगा। अगर 2 डिग्री एल्कोहल है तो RCHOH CH3 टाइप का होगा। और अगर 3 डिग्री एल्कोहल है दोस्त तो इधर बना देते हैं, यहां CH3, यहां भी CH3 जोड़ देते हैं तो 3 डिग्री हो गया, यहां OH। समझ में आ रहा होगा। एक बात याद रखना, कार्बन के पास अगर H नहीं है, क्या नहीं है, तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो यहां याद रखिए कि नॉर्मल ऑक्सीडेशन में कार्बन के पास क्या होना चाहिए? H। 3 डिग्री एल्कोहल गायब हो गया। अब यही कहानी यहां भी लागू होगी। अगर एल्डिहाइड की बात की तो RCHO, और अगर कीटोन की बात की तो RCOR। क्या अब आपके कार्बोनिल वाले कार्बन के पास H नहीं है तो कहा जाता है इसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं। एल्डिहाइड वाले कार्बन के पास H है, इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो मिलेगा क्या? एसिड, यानी RCOOH। लेफ्ट टू राइट अगर देख रहे, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर सर राइट टू लेफ्ट देखेंगे तो ये क्या है? रिडक्शन। सुनते जाओ, खत्म नहीं हुआ, इधर देखो। अब हमारी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अलग अलग प्रजाति के लोग हैं। पहला, सामने वाला करना चाहे, और दूसरा
उसकी जो इन्हें ऑक्सीडाइज कर रहा है उनकी औकात क्या है। अगर लल्लू पंजू टाइप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या वो एल्केन को अल्कोहल में ले जाके छोड़ देंगे। अगर मीडियोकर है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो एल्केन को उठा के एल्डिहाइड कीटोन में छोड़ देंगे। और अगर जल्लाद टाइप के हैं, बहुत स्ट्रांग है, तो वो इसको ले जाके सीधे एसिड में। क्लियर है मामला। तो यहां पे अपन ने 3 डिग्री लिया, इसलिए मामला यहीं पर आके रुक गया। क्लियर है मामला। इसका उल्टा, अगर वीक रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो एसिड को कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड कीटोन में ले जाते हैं, या एल्डिहाइड कीटोन को रिस्पेक्टिव अल्कोहल में ले जाते हैं। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो क्या करेंगे, एसिड को उठाकर कहां ले जाएंगे, अल्कोहल में। और बहुत जबरदस्त रिड्यूसिंग एजेंट होंगे तो एसिड को उठा के कहां पहुंचा देंगे, एल्केन में, या एल्डिहाइड कीटोन को उठा के कहां पहुंचा देंगे, एल्केन में। क्लियर है मामला। इन्हीं पर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काम करती है, बना लीजिए। आज का मामला इतना ही है, बस आज आ गए, 1.25 घंटा पढ़ दिया है तुमने, बहुत है। मुझे मालूम है तुम्हारी जान निकली जा रही होगी, थके तो ऐसे हो जैसे पूरा पेपर ही कर दिए हो। तो हाँ, ऐसे करेंगे, अरे बहुत